नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की अपनी इस क्लास में क्या डिस्कस करना है। आइए देखते हैं कि आज की हमें अपनी इस बेहतरीन क्लास में क्या डिस्कस करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर जो 4 है, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो उन तत्वों में बच्चों आज हमें डिस्कस करना है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है। इससे पहले बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर और जा चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड। उस चैप्टर में हमने जो है बहुत सी बेसिक चीजों को डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों ने उस लेक्चर को, उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करें, उसके पश्चात इस क्लास को स्विच करें, ठीक है। क्योंकि उस क्लास में हमने बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें हमने बच्चों के कोर्स क्या है, उपकोष क्या है, कक्षक क्या है, इनमें जो है डिफ्रेंशिएट करना सिखाया है। बच्चों को कंफ्यूजन में रहते हैं बहुत से बच्चे, और साथ ही साथ जो है आवर्त सारणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को उस क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे जो हैं उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। चलें, अच्छा, लेक्चर नंबर 2 है, तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। चलें, अच्छा बच्चों, तो जैसा कि हमने बच्चों बताया कि आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय। पूरे चैप्टर में हमें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानना है। तो पहले हम डी ब्लॉक के तत्वों को डिस्कस करेंगे, उनका ओवरऑल सब कुछ जो है, जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस सबको यहाँ पे 0 लेवल से चीजों को उठाया जाएगा, बिल्कुल शून्य लेवल से, और एडवांस लेवल तक चीजों को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास से स्टार्ट किया जा रहा है डी ब्लॉक का सामान्य परिचय, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे जो है डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, जिनको हम 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा बच्चों क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहें, डी ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे परिभाषित करें, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले हमें ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। कल की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें लगभग कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स को इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इनको 3 जो है वर्गों में क्लासिफाई कर दिया गया है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। उसके पश्चात जो है जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है, इस आधार पर इन्हें 4 जो है श्रेणियों में बांटा गया या 4 ब्लॉक में बांटा गया है। जिन तत्वों का अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, उनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, और जिनमें डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को परिभाषित करते हैं, तो इसी आधार पर हम परिभाषित कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह देते हैं कि आवर्त सारणी में रखे गए वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए देखते हैं, इन्हीं बातों को हमने यहाँ बेहतरीन तरीके से लिखवा रखा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखो, कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में रखे गए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ब्राह्यतम कोष से ठीक पहले वाले कोष अर्थात n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कल की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि किसी भी परमाणु की जो सबसे आउटर मोस्ट जो कक्षा होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है, उसको कहते हैं n, और n के जस्ट अंदर वाली जो कक्षा होती है उसको कहते हैं n-1।
तो n-1 d समझ गए, n-1 का मतलब समझ गए कि सबसे बाहरी जो उपकोष है उससे जस्ट अंदर वाला, उसको हम क्या कहेंगे, n-उपकोष कहेंगे, n-1 उपकोष कहेंगे। ठीक है, अबव नियम के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे सेकंड जो इनरमोस्ट जो ऑर्बिटल होता है वो d होता है, इसीलिए इसको कहते हैं n-d उपकोष। ठीक है, d मतलब जो है तत्वों के लिए। तो ये बच्चों क्या हो गई, इन तत्वों को परिभाषित करने की परिभाषा हो गई। एक बार फिर देख ले कि आवर्त सारणी में रखे गए वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन बाहरतम कोष से ठीक पहले वाले कोष अर्थात n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सामान्य सी परिभाषा हो गई। ठीक है, अच्छा अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन, सर एक आप टर्म यूज कर रहे हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन, तो विभेदी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसे जैसे मान के चलें कि कोई हम यहाँ से एक तत्व डालें Fe, तो Fe में टोटल इलेक्ट्रॉन है 26, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन जो ये विभेद कराएगा कि ये जो Fe है वो S ब्लॉक का तत्व है या D ब्लॉक का है या F ब्लॉक का है, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम विभेदी कहते हैं, क्योंकि वो विभेद कराता है कि ये तत्व हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट S ब्लॉक का होगा या P ब्लॉक का होगा या F का, इसीलिए इसको हम अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें बच्चों, आवर्त सारणी में इन तत्वों को S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है, क्योंकि ये तत्व इन दोनों ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के तत्वों को S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य में रखा गया है। क्यों रखा गया है भाई, मध्य में रखे जाने के पीछे क्या वजह है, तो इन तत्वों को मध्य में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तत्व जो है S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कई सारे भौतिक और रासायनिक गुण हैं जिनके ये दोनों के मिले जुले या दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसीलिए इनको मध्य में रख दिया गया है, मिडिल में रख दिया गया है। ठीक है, आवर्त सारणी जब आप देखते हैं तो बाईं तरफ S ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, दाईं तरफ P ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, बीच में D ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं और सबसे नीचे F ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, चलें अच्छा बच्चों, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी बेहतरीन मतलब जो अपने द्वारा लिखित जो है कॉपी में नोट्स में इसको राइट डाउन करें। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। चलें बच्चों अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें बच्चों, अब हमारे सामने बच्चों एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे हमें ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें सैद्धांतिक बातें ज्यादा हैं, प्रैक्टिकली बातें कम है, सैद्धांतिक बातें ज्यादा हैं, लिखने वाला कंटेंट इसमें ज्यादा है। तो है हालांकि बहुत सरल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, ध्यान से केयरफुली हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुनते रहें और चीजों को समझते रहें। ठीक है, कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट्स जो है वो ऐसा क्यों प्रदर्शित कर रहा है तो उसके पीछे की बस हमें वजह जान लेनी है। ठीक है, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। एक तो कारण ये है जिस वजह से इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके कुछ गुण जो है वो S ब्लॉक के तत्वों से मिलते हैं और कुछ गुण जो है इनके P ब्लॉक के तत्वों से मिलते हैं, तो इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं और इसीलिए इनको आवर्त सारणी में मध्य में रखा गया है। ठीक, अच्छा एक अवधारणा और वैज्ञानिकों में बनी हुई है कि ये जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो दो वैज्ञानिक के गुट हैं, दो वैज्ञानिकों के ग्रुप्स हैं, कुछ का ये मानना है कि कुछ पहली अवधारणा को मानते हैं कि वो मध्य में रखे गए हैं,
वो S और P ब्लॉक के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए उनको संक्रमण तत्व हम कहेंगे। और एक वैज्ञानिकों का ग्रुप ऐसा है जो ये मानता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इनको संक्रमण तत्व कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ही बातों को यहाँ पर लिख रखा है। चलिए आइए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने स्टार मार्किंग करवा रखी है। देखो, अब जैसे हमने बताया था कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रबल धन विद्युती यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जानते हैं हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको सामान्य शब्दों में हम धातुएं, क्षार धातुएं, क्षार मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब कैसे होते हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या है, इनमें आयनिक या धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों की बात की जा रही है तुलना करने के लिए कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनमें जनरली आयनिक या धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं सामान्यतः ऋण विद्युतीय होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जो सामान्यतः सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, जबकि डी ब्लॉक के तत्व इन गुणों के मध्यवर्ती गुणों को रखते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, एस ब्लॉक के तत्व जो हैं वो धात्विक या आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की मुख्य विशेषता ये है कि ये धात्विक बंध भी बनाते हैं और सहसंयोजी बंध भी बनाते हैं, तो ये दोनों के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो इनको मध्यवर्ती मतलब आवर्त सारणी के मध्य में रखा गया है। भाई एस तत्व के भांति मतलब एस तत्वों की तरह ये धात्विक बंध भी बना रहे हैं और पी ब्लॉक के तत्वों की भांति जो है ये सहसंयोजी बंध भी बना रहे हैं, दोनों प्रकार के बंध बना लेते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। एक कारण ये भी है बच्चों की एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकार के होते हैं। अब बताओ, ये तीनों प्रकार का कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के मध्यवर्ती गुण दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको मध्य में रखा गया है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट बच्चों हमारा ये हो गया इनको संक्रमण तत्व कहने का। फिर देखें, एक नए अवधारणा के अनुसार इन तत्वों के बृहत्तम कोश N-1 डी कोश में रिक्त या अर्धपूर्ण होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका N-1 डी उपकोष, ठीक है, और NS उपकोष, तो इस दोनों कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, यौगिक बनाने में भाग लेते हैं दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके, तो इसी वजह से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे जो है बहुविकल्पी, अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के मतलब क्वेश्चंस को पूछा जाता है, चाहे हम बोर्ड परीक्षा में देख लें, चाहे हम नीट लेवल की परीक्षा में देख लें, नीट के जो बच्चे हैं तो उसमें भी ये सब चीजें जो है पूछी जाती डिटेल में। ठीक है, तो चलिए बच्चा, तो संक्रमण तत्वों को मतलब संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसके हमने दो कारण जान लिए। ठीक है, चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अपवाद। ठीक है, कुछ अपवाद हैं, जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि जेडन, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आवर्त सारणी के 3 ऐसे तत्व हैं, डी ब्लॉक के मतलब ऐसे तत्व हैं, 12वें ग्रुप के हैं, 12वें मतलब वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, ये 3D का है, ये 4D का है और ये हमारा 5D का है। तो इन तत्वों की मुख्य विशेषता क्या है बच्चों कि इनके जो है डी जो कोष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिस वजह से ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि एक फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं +2 और +2। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज प्रदर्शित नहीं करते हैं। वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं, परिवर्ती का मतलब होता है कि मतलब अलग अलग, किसी में +2 दिखा रहे हैं, किसी में +3 दिखा रहे हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, तो ये बदलती हुई, इनकी फिक्स नहीं। लेकिन ये 3 तत्व ऐसे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कैंडियम भी है, स्कैंडियम को भी हम ले सकते हैं, वो भी +3 अपनी जो है फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, स्कैंडियम 21, ठीक है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 3d1 और 4s2 आता है, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 ये जनरली दिखाता है। तो इस तरह के ये जो तत्व होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, तो इसीलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। हालांकि ये डी ब्लॉक के तत्व तो कहे जाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं इनके बारे में हमने लिख रखा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg की मूल अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। मूल अवस्था का मतलब अगर हम सामान्य अवस्था में देखें, अनायनिक स्टेज में देखें, ठीक है, या इसकी हम आयनिक स्टेज में देखें। आयनिक का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं दूसरे परमाणु दूसरे तत्व को यौगिक बनाने के लिए, तो उस समय तो अपनी मूल अवस्था और अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 दोनों में ही इनका जो डी कोष है वो पूरी तरह से भरा, यानी कि D10 होता है। इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व तो माना जाता है, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो ये बात बहुत ही कॉमन सी बात है, पूछ लेते हैं कभी कभार, एग्जामिनर वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। हर एक बच्चों को ये बेसिक चीजें हैं, इनको तो इनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और कभी कभार 1 या 2 नंबर में पूछ भी लेते हैं कि क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को मतलब संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, तो आप ये कारण लिख सकते हैं कि अपनी सामान्य अवस्था और आयनिक अवस्था में मतलब इनका जो द्वीप कोष है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, D10 स्टेज में होता है, जिस वजह से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, और इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। बल्कि हालांकि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व माना जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है द्वीप कोष में प्रवेश करता है, ठीक है। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं आवर्त सारणी में स्थान। डी ब्लॉक के तत्वों की अब हम आवर्त सारणी में यहाँ पर स्थान देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्गों में कौन कौन से मतलब जो है आवर्त में इनको रखा गया है। तो इससे पहले बच्चों यहाँ पर थोड़ा आ जाओ बैक, यहाँ पर पहली वाली स्लाइड में। तो देखो ये हमने बताया कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। इस आधार पे कि इनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, 4D में जा रहा है, 5D में जा रहा है या 6D में जा रहा है, इस आधार पे, ठीक है। तो इस तरीके की बच्चों ये हमारी क्या बनी है, श्रेणियां बनी हुई है, ठीक है। तो जब हम बच्चों आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त बच्चे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, छठा आवर्त और 7वां आवर्त। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप बच्चों यहाँ से शुरू होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए, ग्रुप हो गए, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी आवर्त सारणी में टोटल 12 ग्रुप हैं, वर्ग हैं, और टोटल 7 आवर्त हैं। आवर्त कितने हैं बच्चों, 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको वर्ग 3 से लेकर 12 में रखा गया है, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के वर्ग में रखा गया है। और इन्हें आवर्त की बात करते हैं तो इन्हें आवर्त सारणी के आवर्त 4, 5, 6 और 7 में रखा गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको तीसरे वर्ग से लेके 12वें वर्ग के मध्य रखा गया है, 12वें वर्ग में रखा गया है। और आवर्त की बात करें तो चौथे वर्ग से लेके 7वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो देखें भाई, आवर्त सारणी में स्थान, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में ये तत्व वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक रखे गए, जैसा कि हमने बताया। टोटल इनके कुल कितने वर्ग हो गए, 10 वर्ग हो गए।
टोटल कितने वर्ग हो गए? 10 वर्ग। ये तत्व आवर्त 4, 5, 6 व 7 में रखे गए। आवर्त की बात करते हैं तो 4, 5, 6 और 7 में इनको रखा गया है। तो ये बच्चों थोड़ा मेमोरी बेस्ड डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना है और ध्यान का आपको मतलब एक आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए कि कितने उसमें वर्ग हैं और कितने उसमें आवर्त हैं। तो आप 3 से स्टार्ट करके 12 तक जाइए, ठीक है, और फिर 4 से लेके 7 तक, तो यहाँ तक आपको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, तो इन मतलब तत्वों का बच्चों सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं n-1 डी, ठीक है, 1 से लेकर जो है 10 तक और ns 0 से लेकर 2 तक। तो ये जो है आवर्त सारणी में रखे गए डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए लागू होता है। ये आप सामान्य लिख सकते हैं 3D श्रेणी, 4D, 5D या 6D किसी भी श्रेणी के लिए, ठीक है। जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पर फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं। 3D की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 3D 1 to 10, ठीक है, और 4S 0 to 2, तो ये 3D श्रेणी के लिए फिर स्पेसिफाई हो जाएगा। लेकिन हम जो कहेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसी रूप में लिखेंगे। जब हम किसी एक पर्टिकुलर श्रेणी का बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब हम उसमें ये सब स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 से लेकर D1 to 10 और ns 0 to 2 होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहें, केयरफुली, चीजों को बड़े ही हम फ्लैटली जो है धीरे से डील कर रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई बहुत होशियार बच्चा होता है, कोई मिडिल का होता है, कोई बहुत वीक बच्चा होता है, तो हमारी बातों को हर एक बच्चा कैच कर पाए। उसका जो एंटीना है, किसी का मतलब पावरफुल होता है, किसी का वीक होता है, तो हर एक बच्चा हमारी बातों को कैच कर पाए, आसानी से समझ पाए, इसलिए इन चीजों को बड़ा ही हम जो है सावधानी से पोलाइटली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं संक्रमण तत्वों की प्रमुख श्रेणियां। तो आज की क्लास में हमें बच्चों संक्रमण तत्वों की इन चारों श्रेणियों को भी डिस्कस करना है, ठीक है, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। देखो, संक्रमण तत्वों की प्रमुख श्रेणियां, डी ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसा कि हमने बताया, किस आधार पर? सर, अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन किस मतलब जो है डी कोष में प्रवेश करता है? 3D में जा रहा है अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन, 4D में जा रहा है, या 5D में जा रहा है, या 6D में जा रहा है? क्योंकि 7D होता नहीं, 7D होता नहीं है, क्योंकि आप बाउ नियम के अनुसार इतने ही हमारे कोष बन पाते हैं, ठीक है, उतने ऊर्जा स्तर हो पाते हैं केवल। तो इस आधार पे क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको भी इसी आधार पर इनकी 4 श्रेणियां हो जाती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इन्हीं श्रेणी को आज की क्लास में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपवादों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है, जो कि बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करेंगे, तो उनसे उस परीक्षा में नीट में इन अपवादों से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो आज उन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। देखें, तो पहले हम श्रेणी पढ़ेंगे बच्चों 3D श्रेणी, प्रथम या 3D संक्रमण श्रेणी, प्रथम या 3D संक्रमण श्रेणी। देखो कि उसके आधार पर इन्हें हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम कहेंगे कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, या n-1 3D उपकोष में प्रवेश करता है, क्या कहलाते हैं? 3D श्रेणी के मतलब संक्रमण तत्व कहलाते हैं, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं 3D 1 to 10 4s 0 to 2 0 to 2। ये 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है,
ठीक है। तो देखो भाई इसमें लिखा है कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 3D उपकोष में प्रवेश करता है जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 to 10 4s0 to 2 होता है। ठीक, इस श्रेणी के अंतर्गत बच्चों स्कैंडियम 21, स्कैंडियम से लेकर जिंक 30 तक के कुल 10 तत्व रखे गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में कुल 10 तत्व रखे गए हैं, चाहे 3D, चाहे 4D, चाहे 5D, चाहे 6D। ठीक है, तो ये श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक पर जाके बच्चों समाप्त होती है। ठीक है, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम इस ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बच्चों, ये हमारे सामने जो है आवर्त सारणी में जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, उनकी ये 4 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D। इन्हीं को हम 1 by 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली श्रेणी में बच्चों इसका कितना है 21, 22। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। स्कैंडियम, इसका प्रतीक चिन्ह SC, टाइटेनियम, ठीक है TI, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज, ठीक है Mn, आयरन या लोहा Fe, कोबाल्ट CO और निकल Ni, Cu कॉपर, Zn जिंक। ये 30 तक तो बच्चों को जो है हाई स्कूल लेवल पे ही याद करा दिए जाते हैं, तो आप सभी ने याद किए होंगे। अगर बाई चांस याद नहीं है तो 3D श्रेणी मोस्ट कॉमन श्रेणी है। ठीक है, आप डी ब्लॉक के तत्व में मोस्ट कॉमन जो श्रेणी है वो 3D है और उसके बाद 4D है। 5D और 6D का थोड़ा कम महत्व है, ना तो हमें इनके ज्यादा नाम याद करने की जरूरत है, ना इनके ज्यादा कोई विशेष गुणधर्मों से मतलब है। जब हम डी ब्लॉक के तत्वों को डिटेल में पढ़ते हैं तो प्राइमरली 3D और 4D श्रेणी के तत्वों का डिटेल में अध्ययन किया जाता है, और इन दोनों में भी बात करें तो मोस्ट कॉमन है 3D श्रेणी। ठीक है, तो हर एक बच्चों को 3D श्रेणी मतलब याद होनी चाहिए। याद ही होगी, बहुत से बच्चों को हाई स्कूल लेवल पे ही याद करा देते हैं। भाई 30 तक तो सभी याद करते हैं, हाइड्रोजन से लेके 30 तक, परमाणु क्रमांक और तत्व का नाम और तत्व का प्रतीक चिन्ह, तो ये तो याद ही होगी। और उसके बाद अगर आप इनमें से कुछ फेमस तत्व हैं उनको याद कर लें तो और अच्छी बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों को 3D1 और 4s2, 3D1 और यहाँ पर 4s2 होता है। ठीक है, 3D1 और 4s2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से सबका हमें लिख देना है। इसका हो जाएगा 3D2 और 4s2। ठीक है, इसका हो जाएगा बच्चों 3D3 और 4s2। क्रोमियम की जब हम बात करेंगे तो 3D4, ठीक है 4s2। मैग्नीज की जब हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर होगा 3D5 और 4s2। इसकी जब हम बात करेंगे बच्चों जो है 3D, अभी हम जैसा अफबाओ के नियम के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा लिख रहे हैं। इसमें जो तत्व अपवाद में है उनको हम अलग से अभी यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। पहले हम सामान्य देख लेते हैं, सामान्य नियम के अनुसार कैसा इनका होना चाहिए। जो अपवाद में होंगे, जो असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएंगे, तो उनको अभी हम यहाँ पर अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे 4s2, 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 इस तरीके से हमने सभी के ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या रहे बच्चों जो है डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। केवल बाहर वाली कक्षाओं के पूरे हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं किया है। ठीक है, पूरी करने की जरूरत भी नहीं है, केवल उतना ही जितने से हमारा काम चल जाए, जितना हमें अध्ययन करना है, जितना इनके बारे में हमें जानकारी लेनी। ठीक है, इसके बाद तो आप कर ही लेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरीके से आप कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक है, नहीं तो उतना पर्याप्त है, इतने से काम चल जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। इस 3D श्रेणी में बच्चों जानते हैं कि केवल 2 ही तत्व अपवाद में आते हैं। पहला तो एक तत्व आता है बच्चों जिसका नाम है क्रोमियम, प्रतीक चिन्ह है Cr और परमाणु क्रमांक है 24। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। और जो दूसरा आता है वो कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक है
29 और प्रतीक चिन्ह है Cu। ये दो तत्व ऐसे हैं जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, मतलब अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं। कैसे? तो इन बच्चों के जो मतलब अलग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है असामान्य वाले, उनको हम अलग से लिख देते हैं, और आप भी सभी यही करें, इनको अलग से ही लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो बच्चों, क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d4 और 4s2, लेकिन होता क्या है कि इसका जो 4s उपकोष में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d उपकोष में चला आता है। क्यों चला आता है अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको यहाँ पे लिख दें 3d5 और 4s1, ठीक है। इसका s कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है 3d में आ गया, ठीक। यही काम इसके साथ होता है, कॉपर में 3d9 है तो इसका जो 4s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d में आ जाता है, जिससे यहाँ पे d उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भर जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे बच्चों वजह क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है? तो इसके पीछे बच्चों जो वजह है वो रीजन ये है कि यहाँ पे नोट करके एक बात हम लिख रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि D0 और D5 और D10, ठीक है, यानी कि आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए या खाली जो डी कोष होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। यानी कि जिन तत्वों के मतलब डी उपकोष आधे भरे हों या पूरे भरे हों या खाली हों, तो ऐसे तत्व जो है स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं और रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि 3D और 4s उपकोष के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इस कम ऊर्जा अंतर के होने की वजह से और दूसरा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दो कारण हैं, एक ऊर्जा में अंतर बहुत कम होने की वजह से और दूसरा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्धपूरित और पूरित, अर्धपूरित और पूरित जो डी उपकोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। इस वजह से इनकी 4s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस 3D श्रेणी में केवल दो ही अपवाद हैं, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है। पहले आप इनका इस तरीके से सामान्य लिखें और फिर असामान्य कैसा होता है वो जानें, डायरेक्ट असामान्य ना जानें, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ इसमें बदलाव। जब आप सामान्य लिखें फिर आप असामान्य लिख दें, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन होता ऐसा इसलिए, क्यों होता है उसका रीजन हमने बता दिया। चलिए अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलें बच्चों देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 3D श्रेणी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन्हीं दो तत्वों के बारे में जो अपवाद हैं उनको यहाँ पर हमने बेहतरीन तरीके से लिखवा रखा है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, बाद बाकी हमने तो समझा दिया है, ठीक है। देखें इस श्रेणी के केवल दो तत्वों क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे सही कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 व 3d9 और 4s2 के स्थान पर क्रमशः 3d5 4s1 और 3d10 4s1 होते हैं। मतलब होने चाहिए ये वाले, ठीक है, लेकिन होते हैं ये वाले क्रमशः, क्योंकि आधे भरे हुए या पूर्ण भरे हुए उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, जिस कारण 4s उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में स्थानांतरित हो जाता है। Zn जिंक का 3D उपकोष सामान्य व आयनिक अवस्था में पूर्ण रूप से भरा होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो ये बात थोड़ी यहाँ से अलग लिखी है कि ये बात तुमने पहले बता दी है कि जिंक का जो मतलब उपकोष होता है 3D वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए उसको जो है संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम के लिए बच्चों हमने क्या बता दिया है? क्रोमियम के लिए हमने बता दिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 और 4s1। उसी प्रकार कॉपर का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10
और 4s1। ठीक, इसके आप दो रीजन प्राइमरली ध्यान रखेंगे, एक तो आधे भरे हुए और पूर्ण रूप से भरे हुए ऑफ कोर्स ज्यादा स्थायी होते हैं। फिर ये स्थानांतरित क्यों हो गए? ठीक है, मतलब ये बात तो सही है कि ज्यादा स्थायी होते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है कि 4s कक्षक का इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, लेकिन ये आया तभी है क्योंकि 3d और 4s कोष के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है, जो ऊर्जा का जो गैप है वो बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम है। तो इसी वजह से 3d या 3 मतलब 4s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला आता है। अगर ये अंतर ज्यादा होता तो ऐसा नहीं होता। फिर ये इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नॉर्मल जैसा ये हमने लिखा है होना चाहिए वैसा ही होता। तो मेन रीजन है ऊर्जा में बहुत कम अंतर। ठीक है, चलें। अच्छा, अदरवाइज आप दोनों रीजन लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। चलें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों द्वितीय या 4d संक्रमण श्रेणी। बहुत ही मतलब अपवादी श्रेणी है, बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें बदनाम श्रेणी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अपवादों की कमी नहीं है, अपवाद भरे पड़े हैं, अपवाद भरे पड़े हैं। टोटल हमारे इसमें तत्व होंगे बच्चे 6। ठीक है, और 6 तत्वों में से जो है इसमें बच्चों जो है वो टोटल इसमें जो तत्व हैं बच्चों कितने हैं? 10 तत्वों में से बच्चों इसमें 6 तत्व ऐसे हैं जो अपवादी हैं। कैसे हैं? अपवादी। अपवादी का मतलब एक्सेप्शन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दर्शाते हैं। तो 10 में से 6 तत्व जो हैं वो अपवाद में है, तो उनका हमें बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये तत्व बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, देखते हैं जल्दी से। तो इसका भी वही है कि बे आवर्त मतलब डी ब्लॉक के बे संक्रमण तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 4d कोष में प्रवेश करता है, 4d संक्रमण श्रेणी या 4d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप खुद ही इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो, इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन 4d उपकोष उपकक्षा में प्रवेश करता है तथा इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिख देते हैं 4d 1 to 10। ठीक है, और 5s0 to 2। ये इनका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत जो है Y39 से लेकर कैडमियम 48 तक के कुल 10 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो ये Y, ठीक है, इसका नाम हमें स्किप कर गया है। ठीक है, वो देख लेना अपना जो है। और कैडमियम जो है 48 तक के कुल जो है इसमें भी 10 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, चलें। अच्छा बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी में हम यहाँ पर किए देते हैं। ठीक है, ये जो आपकी संक्रमण श्रेणी बनी है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये 4d संक्रमण श्रेणी देख रहे हैं, ये हमारी इट्रियम से, हाँ इट्रियम से शुरू होती है और ये कैडमियम पे जाके समाप्त होती है। और इसमें टोटल 10 तत्व रखे गए हैं, ट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो टोटल इसमें 10 तत्व रखे गए हैं। अब इन तत्वों का हम सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करेंगे जैसा होना चाहिए, फिर जो अपवादी होंगे उनको हम अलग से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम इनका कर देते हैं, इसी श्रेणी में हम कर देंगे। ठीक है, आप समझ जाना, उसको लिख लेना अपने हिसाब से। 4d या हम एक तरफ से पहले लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया? इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, इनको हमने रफली जो है यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो सामान्य ऐसा होना चाहिए इन तत्वों का, ये ध्यान रखना। ये 4d श्रेणी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 4d श्रेणी की, तो ये 4d श्रेणी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें बच्चों टोटल 6 तत्व अपवाद में है, 6 तत्व अपवाद में है। कौन कौन से हैं? इनको हम यहाँ पर स्टार मार्किंग किए दे रहे हैं। एक तो है नियोबियम 41, दूसरा है मोलिब्डेनम, ठीक है 42, 43 है नहीं, उसके बाद 44 से लेकर हमारे 47 तक के तत्व हैं, ये सभी हमारे तत्व हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 6 तत्व हो गए, 2 ये हो गए बच्चों, 4 ये हो गए। अब हमें इनका समझ लेना है कि ये किस तरीके का जो है असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करते हैं।
तो नियोबियम में देखो बच्चों क्या होता है, 4d3 है, 5s2 है। तो इसका जो 5s ऑफकोर्स का एक इलेक्ट्रॉन है वो 4d में आ जाता है, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 और 5s1 हो जाता है। ठीक है, क्यों उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जान लेते हैं। मॉलिब्डेनम के साथ देखो वही खेल हुआ है जैसा कि क्रोमियम के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका रीजन वही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो जो 4d होगा वो आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, उसके बाद आ जाओ रुथेनियम पर। रुथेनियम में बच्चों क्या होता है, रुथेनियम में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये हो जाता है 4d6 से 4d7 और 5s1, 5s1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चला आया है। ठीक, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं रोडियम का। रोडियम में क्या होता है, रोडियम में भी यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आता है तो 4d8 हो जाता है और 5s1 हो जाता है। तो रोडियम के साथ भी यही खेल होता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं पैलेडियम को। पैलेडियम में देखो 4d8 है, ये अनोखा अपवाद है। इसमें क्या होता है कि 5s उपकोष के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 4d में चले आते हैं, जिस वजह से 4d उपकोष पूर्ण रूप से भर जाता है और 5s उपकोष पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांदी सिल्वर की। तो इसमें वही हुआ है जो कॉपर के साथ हुआ था। ठीक है, कॉपर में जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आ गया है तो 5s1 हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गए, 4d श्रेणी के 6 अपवादी तत्व हो गए जो सामान्य अपवाद नियम से अलग प्रकार का, भिन्न प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। अब ऐसा ये क्यों दर्शाते हैं, तो इसके पीछे बच्चों 3 वजह हैं। उन 3 कारणों को हम यहाँ पर जान लेते हैं। सभी बच्चे हमें ध्यान से सुनेंगे, हालांकि उन सभी कारणों को हमने बेहतरीन तरीके से लिख रखा है, लेकिन पहले समझ लें। पहला कारण तो बच्चों हमारा ये है कि हमने बताया कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए जो उपकोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से एक एलिमेंट्स हैं अपवादी जिन्होंने ऐसा किया है कि या तो उन्होंने अपना 4d उपकोष आधा भर लिया है यानी कि 4d5 कर लिया है, या पूरा भर लिया है 4d10, तो उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मॉलिब्डेनम वाला, मॉलिब्डेनम वाले कॉन्सेप्ट में यही हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि आधा भर गया है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखें लास्ट के 2, एक पैलेडियम को देखें और एक सिल्वर को देखें, ये वाले, तो इसमें देखो पूरा भर गया है, पूर्ण भरित, पूर्ण भरित। तो 3 तत्व 4d श्रेणी के ऐसे हैं जो असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित यानी कि आधे भरे हुए और पूर्ण रूप से भरे हुए उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये उपकोष क्या करते हैं, अपने निकटतम 5s उपकोष से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, खींच क्यों लिया, तो इसका वही कारण है कम ऊर्जा अंतर होने के कारण, लेस एनर्जी गैप। ठीक है, लेस एनर्जी गैप होने की वजह से। तो 3 तत्वों को हम इस आधार पे जो है मतलब इसका रीजन बता देते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब हमारे पास 3 तत्व बच्चे रह गए। देखो एक तो रह गया नियोबियम, एक रह गया हमारा जो है रुथेनियम, एक रह गया रोडियम। इनका देखो इसने क्या किया, इसने जो है अपने निकटवर्ती 5s से एक इलेक्ट्रॉन खींचा लेकिन हो गया 4d4 5s1। क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, इसको देखें, इसका था 4d6 कर लिया इसने 4d7, क्या फायदा हुआ, ना तो डी उपकोष पूरा भर पाया, ना आधा भर पाया, ना खाली हो पाया। कोई फायदा कर पाए, कोई फायदा नहीं कर पाए। यही हाल हमारे जो है रोडियम साहब का है, रोडियम ने भी नहीं कर पाया कुछ। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ठोस खींच तो लिया, ना तो ये पूरा कर पाए ना आधा कर पाए। तो इसका सर फायदा क्या हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसका बच्चों मेन रीजन ये है कम ऊर्जा अंतर। फायदा ये चाहे कर पाए हो चाहे ना कर पाए हो, स्थायित्व ये प्राप्त कर पाए हो या ना कर पाए हो, इससे लेना देना नहीं है। कम ऊर्जा अंतर होने की वजह से 4d और 5s कोषों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक कारण ये है। तो पहला तो कारण यही हो गया कि अर्धपूरित और पूरित
मतलब जो कोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए तत्व क्या करते हैं, अपने निकटवर्ती 5s कोष से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। तो पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया बहुत कम ऊर्जा अंतर, स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाया लेकिन फिर भी बहुत कम ऊर्जा अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। अब जरा आप यहाँ पे देखें, पैलेडियम में था 4d8 और 5s2। तो देखो इसने क्या किया, इसमें केवल जो है पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी। तो इसने देखो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए 5s के, 5s को खाली कर दिया, बेचारा 5s खाली हो गया, ठीक है, और ये पूर्ण रूप से भर गया। Ag को आप देखेंगे तो Ag की तो नॉर्मल बात है, उसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था लेकिन इसने दोनों खींच लिए, ठीक। तो इन दो बातों के आधार पर इन अपवादी तत्वों का जो अपवादी अपविन्यास है, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको परिभाषित कर देते हैं। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम इन तत्वों को डिटेल में डिस्कस किया है। इसका जो मतलब रिटन नोट्स है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो 2 ही कारण बच्चों ध्यान रखने हैं, बहुत कम ऊर्जा अंतर और अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायित्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलो बच्चों अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो अपवाद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो 4D श्रेणी की बात कर रहे हैं, इस श्रेणी के कई तत्व असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं, जिसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। जो 2 मुख्य कारण होते हैं वो हमने बताए हैं, उन्हें देख लें कि आधे भरे या पूर्ण भरे अपकोष जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि आधे भरे का मतलब क्या हो गया D5 और पूर्ण भरे का मतलब क्या हो गया D10। 4D की बात कर रहे हैं तो 4D और यहाँ पर भी 4D, 4D5 और 4D10। तो ऐसा 3 तत्व कर पा रहे थे, ठीक है, ऐसा 3 तत्व कर पा रहे थे। एक मोलिब्डेनम कर रहा था, एक पैलेडियम कर रहा था और एक सिल्वर चांदी कर पा रही थी, ठीक है। तो उन 3 तत्वों को इस आधार पे हमने कह दिया कि इन तत्वों ने ऐसा इसलिए किया। और जो 3 रह गए उनको इस आधार पे कर देते हैं कि 4D व 5s उपकोष के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर के कारण 5s उपकोष के इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में चले जाते हैं। तो बस आपको इन्हीं 2 कारणों को ध्यान रखना है, तीसरा कोई भी कारण नहीं है, ठीक है। चलें, अच्छा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीजों को लिखा गया है। आप अगर इतना ही लिख देंगे, अगर इनके बारे में जब पूछा जाए, ठीक है, तो आपको बहुत ही मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर जो होगा वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा कि बच्चे ने सभी बातों को टू द पॉइंट लिख रखा है, ठीक है, और एक रिदम में लिख रखा है, ठीक है। मतलब चीजों को लिखने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक ढंग, तो उस ढंग से ही यहाँ पे हमने लेक्चर को सेट किया है। तो आप अगर इसी ढंग से लिखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे नंबरों से आप अपनी बोर्ड परीक्षा को पास करेंगे और आपका एग्जामिनर में एक अलग प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा में लिखते सब हैं लेकिन जो जिसके लिखने का तरीका ही अलग होगा, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेगा, ठीक है, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, मतलब अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नंबरों में कोई कटौती नहीं होगी। फिर देखते हैं 5D श्रेणी का सामान्य नियम और वास्तविक नियम। देखो नियम के अनुसार इस श्रेणी का सामान्य विन्यास 4DN 5s2 होना चाहिए, जहाँ KR 36 है वो जानते हैं, लेकिन इस श्रेणी के 10 तत्वों में 6 तत्व हमारे अपवाद हैं जो हमने बताए। तो इसके बच्चों 2 कारण हैं जिनको हम पूर्णपूरित स्थायित्व, अर्धपूरित स्थायित्व और बहुत कम ऊर्जा अंतर, तो इस आधार पर 3 बातों में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो फुली फिल्ड स्टेबिलिटी के कारण, तो फुली फिल्ड स्टेबिलिटी के लिए जो है केवल 2 तत्व कर पा रहे थे, पैलेडियम और एक सिल्वर। देखो इस वर्ग के तत्वों का 4D उपकोष पूरी तरह से भरने, यानी कि 4D10 के कारण अत्यधिक स्थायी, स्टेबल हो जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक अधिक सममित, सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादी हो जाता है। और इसमें बच्चों कितने तत्व आते हैं, केवल 2 तत्व आते हैं। देखो भाई वही 2 तत्व जो हमने बताए थे, ठीक है। देखो एक तो पैलेडियम आता है और एक सिल्वर चांदी आती है। पैलेडियम इसका वास्तविक विन्यास क्या होता है, 4D10 और 5s0 होता है। वास्तविक से आप जो सामान्य होता है, मतलब असामान्य से जो सामान्य होता है उसको आप बना सकते हैं। भाई इसको आप बना सकते हैं कि रियल में इसका कितना होना चाहिए,
रियल में इसका इतना होना चाहिए भाई, ये खाली कैसे, तो ये तो होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए। तो ये सामान्य है आपभाव के नियम के अनुसार, और ये जैसा रियल में होता है वैसा है। विशेष बात, इसके 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में चले जाते हैं ताकि 4d10 का पूर्ण स्थायित्व मिल सके। यह पूरी आवर्त सारणी में s0 विन्यास रखने वाला एकमात्र तत्व है। समझ ले, पहले डियम एक ऐसा तत्व है पूरी आवर्त सारणी में, या डी ब्लॉक के तत्वों में बात करें सभी श्रेणियों में, एक ऐसा तत्व है जो अपने सबसे बाहरी कक्षा NS ऑफ कोर्स के सभी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। ठीक है, क्यों खींच पाता है? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, सिल्वर को आप कॉपर की तरह देखें, कॉपर की तरह ट्रीट करें। ठीक है, वास्तविक विन्यास 4d10 और 5s1 होता है। आपभाव नियम के अनुसार इसका होना चाहिए 4d9 और 5s1, लेकिन होता ये है। तो इस विशेष बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कॉपर की तरह है इसका। चलें आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन चीजों को डिटेल में लिखना चाहें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे आगे नीट की प्रिपरेशन करेंगे या जो नीट के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये चीजें बड़ी ही केयरफुली पढ़नी। क्यों? परीक्षा में इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ता है। जब ऑप्शंस आते हैं तो जैसे कह देते हैं कि नियोबियम का या मोलिब्डेनम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चयन कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं चीजों के। उनके सामने जब 4 ऑप्शन आते हैं तो बच्चे हड़बड़ी में गलत लगा देते हैं। तो अगर उन्होंने चीजों को बारीकी से सही से समझा है, एनालिसिस किया है, तो उनके जो है गलत करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो बच्चे 12th लेवल के हैं तो उन्हें तो हालांकि ज्यादा इतना मतलब बारीकी से अध्ययन नहीं करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। अगला देखें, अति न्यून ऊर्जा अंतर, या पहले इससे पहले ये देख लें। ठीक है, अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, तो इसमें केवल वही है हमारा मोलिब्डेनम। इस वर्ग के तत्व का 4d ऑफ कोर्स आधा बनने के कारण अधिक स्थायी हो जाता है। अर्धपूरित कक्षकों की विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी उच्च होती है, जो इसे मजबूती देती है। इसमें केवल एक ही तत्व आता है हमारा मोलिब्डेनम। इसका जो वास्तविक विन्यास है असामान्य वाला 45 और 4s1 होता है। ठीक है, तो जब सामान्य की आपभाव के नियम के अनुसार बात करते हैं तो क्रोमियम वाला, क्रोमियम जैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाता है, जिससे ये 4d ऑफ कोर्स आधा भर जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं बच्चों उन 3 तत्वों की बात कर लेते हैं जिनका कुछ फायदा नहीं होता है। मतलब नाम भी कर लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन छीन लिया 5s ऑफ कोर्स से और अपना भी कुछ स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो 3 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं, एक नियोबियम, एक रुथेनियम और एक रोडियम। ठीक है भाई, इसका यहाँ पर था 4d3 कर लिया इसने 4d5, क्या फायदा कर लिया? कुछ नहीं। इसका था 4d6 और खींच के कर लिया 4d7, क्या फायदा कर पाया? कुछ नहीं। उसी तरीके से इसका था 4d7, कर लिया 4d8, कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि बहुत कम ऊर्जा अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से उछल कूदल कर लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। ठीक, देखो वर्ग 3 अति न्यून ऊर्जा अंतर, वेरी लो एनर्जी गैप के कारण इस वर्ग के तत्वों में 4d और 5s कक्षों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। इसके साथ ही नाभिक का भारी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण और इलेक्ट्रॉनों का आपस में प्रतिकर्षण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इस तरह काम करता है कि 5s कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कूदकर 4d कोष में चला जाता है। इनके पास कोई आधा भरा या पूरा भरा कक्षक तो नहीं होता है, फिर भी यह विन्यास इनके लिए सबसे कम ऊर्जा वाला यानी कि सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसमें वो 3 तत्व आते हैं, नियोबियम, रुथेनियम और रोडियम, तो ये 3 तत्व आते हैं। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 4d श्रेणी को बच्चों हमें ध्यान से केयरफुली अध्ययन करना पड़ता है ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से केयरफुली हमें अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम एक बार फिर इस स्लाइड पर आ जाते हैं। ये जो 2 कारण हमने आपको बताए हैं ये बड़े काम के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना 4d श्रेणी में टोटल हमारे कितने तत्व बच्चों अपवाद में हैं? 6 तत्व अपवाद में हैं। 6 में से 3 तत्व ऐसे हैं, 3 + 3 आप कर दो,
तीन तत्व ऐसे हैं जो कि अर्धपूरित और पूरित स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। पहले वाले पॉइंट में यानी कि 4d5 और 4d10 इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, तो हमारा मोलिब्डेनम आता है, पैलेडियम आता है और चांदी Ag आती है, ठीक है। फिर एक दूसरे कण में जिसमें कोई जो है स्थायित्व तो नहीं आता है, मतलब अर्धपूरित और पूरित वाला, बस ये है कि ऊर्जा अंतर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक अपने आप 4d उपकोष में चला जाता है। इसके अंतर्गत तीन हमारे वही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। Ru रूथेनियम, रोडियम आता है, ठीक है, Rh इसमें आता है और एक इसमें आता है नियोबियम, ठीक है, Nb। तो ये हमारे तीन तत्व इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप एक काम और करें, इस स्लाइड की आप जरूर जो है अनिवार्य रूप से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से सब चीजों को एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है। ये हमारे 4d श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले अपवाद हैं, टोटल 6 हैं, नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। ये उनके परमाणु क्रमांक हैं, ये उनका नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा होना चाहिए। और ये वास्तविक विन्यास, अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कह सकते हैं, वो ये लिखे हैं। उनके अपवाद का मुख्य कारण तो वो लिखा है, देखो इसमें देखो वही लिखा है, कोई फायदा नहीं हुआ तो हम लिखेंगे कक्षक ऊर्जा अंतर बहुत कम होना। अर्धपूरित कर लिया इसने भाई, ठीक है, 4d5, इसमें कक्षक ऊर्जा अंतर कम, कक्षक ऊर्जा अंतर कम, और ये पूर्वपूरित वाली, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका जल्दी से, बड़े ही काम की स्लाइड है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, समरी टेबल है ये। चले बच्चों, अब आ जाते हैं अपनी हम तृतीय या 5d संक्रमण श्रेणी पर। तृतीय या 5d संक्रमण श्रेणी पे, इस श्रेणी में ज्यादा हमारे तत्व अपवादी नहीं है, गिने चुने जो है 2 या 3 तत्व इसमें अपवाद में है। इस वाली श्रेणी की बात करेंगे जो लैंथेनम से शुरू होती है, मरकरी पे जाके समाप्त होती है। तो देखो इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करता है तथा इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 5d 1 to 10 और 6s0 to 2 होता है, ठीक। इस श्रेणी के अंतर्गत लैंथेनम 57 से लेकर मरकरी 80 तक के कुल 10 तत्व रखे गए हैं। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अपवादों की। देखो बच्चों, इस श्रेणी के 2 तत्व अपवाद में आते हैं। पहला हमारा प्लेटिनम आता है और दूसरा हमारा Au आता है। केवल 2 तत्व ध्यान से समझना है, प्लेटिनम और Au, ठीक है, प्लेटिनम और Au, केवल 2 तत्व इसमें आते हैं। होता क्या है बच्चों, प्लेटिनम की जब हम बात करते हैं, प्लेटिनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 78, ठीक है, और उसके 5d उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5d8 और 6s2, ठीक, सामान्य नियम के अनुसार। हम थोड़ा उसका देख लेते हैं, सोने का, सोना भाई अपवाद नहीं दर्शाएगा तो कौन दर्शाएगा, ठीक है, सोने जैसे लोग अपवाद नहीं दर्शाएंगे तो कौन दर्शाएगा। तो इसका होता है 9 और इसका होता है 2, सामान्य वाला। लेकिन जब असामान्य की बात करते हैं तो प्लेटिनम में बच्चों क्या होता है, 6s का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसमें, तो इसमें हो जाते हैं 9 और इसमें रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें वही होता है कॉपर की तरह 5d10 और 6s1, ये होते हैं इनके सामान्य मतलब अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रियल में जैसे होते हैं, ठीक, जैसा होना चाहिए वो ये है, जैसे होते हैं वो ये है, ठीक है। चलें अच्छा, अब हम देख लेते हैं। देखो महत्वपूर्ण अपवाद, इस श्रेणी में केवल 2 ही तत्व प्लेटिनम 78 और Au 79 ही असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। प्लेटिनम देखो 78, 5d8 6s2 होना चाहिए लेकिन होता है ये, इसका अंतर वही है, कम ऊर्जा अंतर। भाई क्या फायदा कर लिया इन्होंने, क्या फायदा कर लिया, ठीक है भाई, इनके 8 थे तो उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन से खींच लिया तो 5d9 हो गए। भाई दोनों ही खींच लेते लेकिन दोनों नहीं खींच पाए, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया, बहुत कम ऊर्जा अंतर होने की वजह से। सोने ने तो भाई कॉपर की तरह बिहेवियर अपनाया, 5d9 से 5d10
10 कर लिया। इसका कारण है पूर्ण विस्तारित, पूर्ण रूप से भर लिया इसने। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें अपना। अब बच्चों यहाँ पर 5D श्रेणी में बच्चों में ये एक बहुत मिसपरसेप्शन रहती है, गलत अवधारणा रहती है टंगस्टन को लेके। किसको लेके? टंगस्टन को लेके। टंगस्टन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सामान्य होता है वो बच्चों होता है 4D4 और 6s2। तो बहुत से बच्चे इसमें क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से 3D और 4D तत्वों के 4D में जैसे क्रोमियम ने, ठीक है, और 4D में ये वो 3D में क्रोमियम ने और 4D के तत्व मॉलिब्डेनम ने क्या किया था कि जब उनके 5D कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो उन्होंने अपने सबसे बाहरी कक्षा NS कक्षा से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था और अपना जो है आधा कक्षा भर लिया था। तो बच्चे सोचते हैं कि टंगस्टन को भी ऐसा ही होना चाहिए, टंगस्टन भी भाई यही करे और क्या भाई, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे खींच ले इलेक्ट्रॉन और अपना ऐसा कर ले, मतलब 5D5 और जो है 6s1 कर दे। लेकिन ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। तो ये बच्चों बड़े ही काम का, देखो हमने यहाँ पे नोट करवा के इसीलिए लिखवा रखा है, नीट के बच्चों के लिए बड़े काम का है। नीट में ये टंगस्टन को लेकर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के 5D के तत्व टंगस्टन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन में बच्चों ज्यादातर यही वाले ऑप्शन पिक करते हैं अगर उन्हें सही से जानकारी नहीं है तो। और जिस बच्चे ने सही से पढ़ रखा है, जैसे अभी हम पढ़ा देंगे तो बच्चों को बेसिक जानकारी हो जाएगी, जान लेगा तो वो गलती नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, टंगस्टन के साथ ऐसा नहीं करना है। टंगस्टन को क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की तरह नहीं तौल देना एक ही कांटे पर रख के, ठीक है, बेचारा ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कर पाता है। देखो टंगस्टन W, ठीक है, 74 एक असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है जो कि 5D4 और 6s2 होता है। क्रोमियम 24 और मॉलिब्डेनम 42 की भांति टंगस्टन में भी 6s2 का एक इलेक्ट्रॉन 5D4 कोष में स्थानांतरित हो जाना चाहिए, ठीक है, किंतु लैंथेनाइट संकुचन कोषों के मध्य बड़ा अधिक ऊर्जा अंतर या बड़ा ऊर्जा अंतर होने के कारण ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है सर, क्रोमियम की तरह और मॉलिब्डेनम की तरह इसने क्यों नहीं ऐसा किया? तो इसके 2 कारण आपको ध्यान रखने हैं। एक तो लैंथेनाइट संकुचन, एक तो बच्चों हम यहाँ पे लगाए दे रहे हैं लैंथेनाइट संकुचन। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, इसे हम इसी चैप्टर में आगे जो क्लासें लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी पूछी जाती है। तो एक तो लैंथेनाइट संकुचन और दूसरा बड़ा ऊर्जा अंतर, ठीक है, क्योंकि इसके 5D और 6s इन दोनों कोषों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत बड़ा होता है, और जब बहुत बड़ा ऊर्जा का अंतर होता है तो इस ऊर्जा अंतर को इतना स्थायित्व नहीं दे पाता है, इतना इनके लिए फायदेमंद नहीं होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन 6s का 5D में आ जाए। तो बहुत बड़ा ऊर्जा अंतर और लैंथेनाइट संकुचन की वजह से ऐसा नहीं होता है। चलिए आप 2 बातें ध्यान रखेंगे टंगस्टन के लिए, केवल 2 बातें ध्यान रखेंगे कि टंगस्टन में लैंथेनाइट संकुचन और 5D और 6s कोषों के मध्य बहुत बड़ा ऊर्जा अंतर होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की तरह नहीं होता, यानी कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलें अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलें अच्छा, ठीक है, तो टंगस्टन को ध्यान रखना है, बहुत ही काम का है। अब हम बच्चों अपनी पढ़ लेते हैं लास्ट संक्रमण श्रेणी 6D संक्रमण श्रेणी। 6D संक्रमण श्रेणी बच्चों देखो ज्यादा काम की हमारी नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 6D संक्रमण श्रेणी से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या 3D से बनते हैं, 4D से बनते हैं। 5D और 6D से बहुत ही कम, 6D से तो रेयर में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो इन्हें भी क्यों हम छोड़ें बेफालतू में 6D श्रेणी के तत्व बुरा मान जाए, ठीक है भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को जो है, तो ये बुरा ना माने, तो इसलिए इनको भी पढ़ लो कि बताओ हम क्या डरे चले आए, जो हमने तुम्हें मतलब हमारा अध्ययन नहीं किया जा रहा, उनके बारे हमारे बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा।
चलिए, इस श्रेणी के सदस्यों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d उपकोष में प्रवेश करता है, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 6d122 और 7s022 ये होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत एक्टेनियम 89 से लेकर जो है Cn 112 तक के कुल 10 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा भाई स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो 6d के बारे में आपको इतना जान लेना है, ज्यादा नहीं। देखो अच्छा, इसके बारे में ये जानना है कि 6d जो श्रेणी है, 6d जो श्रेणी है उस श्रेणी के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हुए हैं वो रेयर है। इनको प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, और ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं, रेडियो धर्मी है, रेडियो एक्टिव है। तो इसीलिए ज्यादातर इन तत्वों पर काम भी नहीं किया गया रेडियो एक्टिव होने की वजह से। भाई अगर हम इन तत्वों के संपर्क में रहेंगे, ज्यादा देर तक वैज्ञानिक रहेंगे, तो उनको रेडिएशन होने का खतरा रहेगा, उनका डीएनए, इनके डीएनए के डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे, आनुवांशिक बीमारियां हो जाएंगी, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो इसलिए इन पे ज्यादा काम नहीं किया गया है, रेडियो एक्टिव है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो प्रयोगशाला में इन विट्रो सिंथेसाइज किए गए हैं, उनको बनाया गया है। ये तत्व पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ये प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले अत्यधिक भारी मानव निर्मित और रेडियोधर्मी सुपर हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तत्व हैं। इनका जीवन काल मात्र कुछ सेकंड्स या मिनट का होता है। इस श्रेणी का केवल एक ही तत्व बच्चा अपवाद में है। अगर इसको ध्यान रख पाओ तो अच्छी बात, और ना रख पाओ तो कोई बात नहीं, भूल जाना। ठीक है, हम खुद कह रहे हैं क्योंकि पूछते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ लें, इसको क्यों छोड़ें। ठीक है, तो बस अगर याद रख पाओ तो और अच्छी बात, ना याद रख पाओ तो कोई बात नहीं। इस श्रेणी के केवल एक ही तत्व रॉडमोनियम Rg, ठीक है, वो अपवाद माना गया है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6d9 से 6d10 होता है। इसका कारण सभी समझ गए, पूर्ण कच्चा किस्तायत की वजह से ऐसा होता है। तो केवल एक ही तत्व को अपवाद ही माना गया है। अदरवाइज इस श्रेणी के वैसे और भी कई तत्व अपवाद में हो सकते हैं। कई किताबों में और भी तत्व उसमें अपवाद ही माने गए, लेकिन बात वही है कि अलग अलग किताबों में कुछ वैल्यूज जो हैं वो पिछले जो है 4D 3D और 5D मतलब तत्वों की तुलना के आधार पर रखे गए हैं, माना गया है, और कुछ जो है वो प्रैक्टिकली उन पर प्रयोग करके देखे गए। प्रैक्टिकल इन पे कम हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमने बताया रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए इन पे काम कम किया गया है, तो इनके विषय में थोड़ी जानकारी कम, लेकिन जितनी भी है उतनी पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये बच्चों हो गई हमारी 6D संक्रमण श्रेणी। तो आज की क्लास में बच्चों हमें इतना ही डिस्कस करना था। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, अपनी 5D संक्रमण श्रेणी का सामान्य हमने परिचय जाना कि हमारे जो मतलब डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक बार इनका जल्दी से हम रिकैप करवाए देते हैं, सभी बच्चे सुन लें। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय। हमने जाना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स गिने गए थे। हमने कहा कि आवर्त सारणी में रखे गए वे तत्व जिनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती गुण दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है ये हमने जाना। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि एस ब्लॉक के तत्व धात्विक या आयनिक बंध बनाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व धात्विक और सहसंयोजी दोनों ही प्रकार के बंध बनाते हैं। आगे हम जानेंगे कि 3D के वो डी उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और जो NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक, फिर हमने जाना कि एक वजह ये भी है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। महत्वपूर्ण हमने अपवाद जाने कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम डी ब्लॉक के तत्व तो कहते हैं, लेकिन संक्रमण
चलिए अच्छा बच्चों, देखते हैं। थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, डाउन हो जाने की वजह से आवाज हमारी जो है चली गई थी। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने जो है रिवीजन कराया है। ठीक है, रिवीजन तो आप पूरी क्लास तो हमने अटेंड कर ली है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आज की क्लास में हमने बच्चों डिस्कस किया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3D और 4D से पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे 3D श्रेणी से पूछे जाएंगे। ठीक है, 3D श्रेणी में बच्चों दो ही बात ध्यान रखने हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर। 3D 5 और 3D 10 अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, यानी कि आधे भरे हुए और पूर्ण रूप से भरे हुए जो कोष होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो इस वजह से ये जो है असामान्य अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। 4D श्रेणी को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि 4D श्रेणी को बहुत ही कम टीचर्स हैं जो डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको सही से डिस्कस करना है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन, उनके लिए श्रेणी बड़े काम की है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस श्रेणी से पूछे जाते हैं। टोटल 6 तत्व हमने इसमें बता दिए हैं, और उनके आपको बच्चों 2 कारण ध्यान रखने हैं। ठीक है, आधे भरे और पूर्ण बड़े उपकोष अधिक स्थायी होते हैं, और दूसरा उपकोषों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5s उपकोष से 4D उपकोष में चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमने जो इनके अपवाद थे उनको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये टेबल बड़े काम की है बच्चों। ठीक है, ये पूरी निचोड़ है 4D श्रेणी के असामान्य अपवादी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इसमें हर एक चीज को बहुत ही कम से कम शब्दों में लिखा गया है। ठीक, चलें अच्छा, तो आज की और टंगस्टन के बारे में ध्यान रखना है। टंगस्टन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, टंगस्टन को क्रोमियम और मोलिब्डेनम की तरह नहीं समझना है कि अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 44 हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? 2 कारण हमने बताए हैं, एक तो लेंथेनाइड संकुचन और दूसरा कोषों के मध्य बहुत बड़ा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे। 4D श्रेणी में 5D और 5s कोषों के मध्य एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे इलेक्ट्रॉन उछल के उसमें चले जाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हुए, एनर्जी गैप ही बहुत कम। अगर एनर्जी गैप उनके मध्य इतना कम ना होता तो फिर अपवाद थोड़े कम मिलते, अपवाद 6 ना मिलते, 3 ही रह जाते, अपवाद 2 ही मिलते। ठीक है, चलें अच्छा, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमें इतना ही डिस्कस करना था। ठीक है, कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको जरूर बताएं। ठीक है, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ये प्लेलिस्ट बड़े ही काम की है। इसमें 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, विलयन और वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत 4था चैप्टर ये स्टार्ट कर दिया, जिसकी आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था, क्लास 2 थी। आगे इस चैप्टर को भी कंप्लीट कराया जाएगा। डे बाय डे की जैसे क्लासें होंगी प्लेलिस्ट में इसको अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि बच्चे जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार घर बैठे उसका अध्ययन कर सकें। प्रॉपर आप अपना नोट्स बनाते रहें। ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, डाउट जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके हमसे पूछें। डाउट तुरंत हम तक आएगा और उसका समाधान किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप तक जो है हर एक वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, बाद बाकी आपको क्या करना है ये तो आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो काम है हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो काम है वो आप करते रहें पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।